नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे नूह की, उसी नूह की जहां पिछले दिनों ब्रजमंडल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमला होने के बाद दंगा भड़क गया था और प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से महाभारत कालीन शिव मंदिर में फंसे हिंदुओं की जानों को बचाया था। हालांकि इस दौरान करीब 5 लोगों की जान भी चली गई थी। दंगे की साजिश रचने के आरोप में कांग्रेस के विधायक मामन खान पर आरोप है और उसकी जांच अभी भी चल रही है। उसी नूह में एक बार फिर से तनाव पैदा हो गया है और इस बार भी मामला श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी का ही है। इस बार श्रद्धालु दलित रामावतार के घर की महिलाएं हैं जो घर में बच्चे के पैदा होने के बाद से जन्म संस्कार के लिए बैंड बाजे के साथ कुआं पूजन के लिए पास के शिव मंदिर जा रही थी। जब महिलाएं ये मस्जिद के सामने से होकर गुजरी तो मस्जिद में चलने वाले मदरसे के बच्चों ने महिलाओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में 3 महिलाएं घायल हुई है जिनका स्थानीय सामूहिक चिकित्सा केंद्र में इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद से हरियाणा के नूह में फिर से तनाव पैदा हो गया है। घटना गुरुवार देर शाम की है। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों में बातचीत करा के मामले को शांत करवाया। पुलिस अधीक्षक ने मदरसे के मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद से भी पूछताछ की और आश्वासन दिया कि आरोपितों के खिलाफ त्वरित और उचित कार्रवाई होगी। यह आश्वासन उन्होंने हिंदू पक्ष को दिया। घटना के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित दलित परिवार से नूह में जाकर मुलाकात की। विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विनोद बंसल जी ने ट्वीट करके कहा है कि दोषियों को हवालात भेजने की बजाय पुलिस मौलाना के आश्वासन पत्र पर विश्वास कर उसे छोड़ दे रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या नूह में एक बार फिर मस्जिद में माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? क्या मुस्लिम समाज दलित हिंदू परिवार को नूह से बाहर कर देना चाहता है? क्या बच्चों को आगे कर असल में दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन इस घटना पे हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों के साथ परिचय और चर्चा की शुरुआत। कट्टरपंथियों द्वारा नूह में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की एक आग बुझी भी नहीं थी कि दूसरी चिंगारी फिर से सुलग उठी। इसी साल जुलाई में हिंदू श्रद्धालुओं की हत्याओं, दुकानों में तोड़फोड़ और जमकर बवाल काटने के बाद कुछ उपद्रवियों द्वारा फिर से हिंदू दलित महिलाओं को निशाना बनाया गया। ताजा मामले की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 10 के निवासी दयाराम के बेटे दीपू को पुत्र प्राप्ति हुई थी। इसी के शुभ अवसर पर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक घर के आसपास की कुछ महिलाएं जब कैलाश मंदिर पर कुआं पूजन के लिए जा रही थी तो इस दौरान उन पर पहले तो 1-2 पत्थर फेंके गए। इन सारी खबरों को नजरअंदाज करते हुए वो महिलाएं जब मंदिर से पूजा करने के बाद वापस आ रही थी तो दोबारा मदरसे से ताबड़तोड़ पत्थरों की वर्षा की गई, जिसमें कई महिलाओं को चोटें आई हैं। देखिए, यहाँ पे अभी शाम को कुछ महिलाएं कुआं पूजन की तरफ से जा रही थी तो मदरसे की यहाँ की शिकायत मिली है कि मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं। इसके मामले में दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं तो पुलिस ने भी समझा। इसके बाद में दोनों पक्षों को अलग अलग अपने अपने घरों को भेजा है और जिनके खिलाफ ये महिलाओं के खिलाफ ये आया है तो उसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं। जो अक्यूज हैं वो जो मदरसे के मौलवी हैं उनको बुलाया गया है, उनको भी अभी तुरंत ही राउंड अप कर लिया जाएगा और हम कह रहे हैं कि लोगों से अपील की शांति बनाए रखें। जो भी कानून है अपना तुरंत और त्वरित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। इससे पहले नूह में ही हुई जुलाई महीने की घटना दिल दहला देने वाली थी, जहां हिंदू शोभा यात्रा पर 6 घंटे तक ताबड़तोड़ गोलियों और पत्थरों से हमला किया गया। हालांकि अभी ताजा मामले पर पुलिस प्रशासन काबू पा चुकी है। विश्व हिंदू महासभा ने आज नूह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर जमकर सवाल उठाया गया। कुछ युवतियां ले जाकर के कहीं बाहर प्रदेश में बेच दी गई हैं, उनका आज तक पता नहीं लगा। वो सब बिल्कुल मीडिया के सामने भी मैंने रखा और सारे साक्ष्य मेरे पास आज भी मौजूद है। लेकिन वहां पे कोई ना तो उन केसेस को, ये जो 19-20 में जो मैंने की थी वहां की साक्ष्य रिकॉर्ड किए थे, ना तो उन केसेस की कोई पुनर्जांच हुई, ना उन अभियुक्तों को पकड़ा गया।
जो नूह में घटना हुई है, फिर से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है और फिर से एक बार मस्जिद की भूमिका जो है वो संदिग्ध रूप से सामने आई है। मस्जिद से पत्थरबाजी की गई है और पीड़ित परिवार से विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो मिलने के लिए गया था। आज हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पवन कुमार जी हैं, अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, पूर्व जिला जज भी रह चुके हैं। इसके अलावा लोहित कुमार बिमल हैं जो कि एडवोकेट हैं और हाजी नाजिम खान हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे है। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं पवन कुमार जी से करना चाहूँगा। पवन कुमार जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही है क्या सर आपको? आपका विजुअल जो है वो आ नहीं रहा है, लगता है कुछ। जी, अगर पवन कुमार जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर क्या हुआ, पूरी घटना की जानकारी चूंकि आपने खुद उनसे ली है, पीड़ित परिवार से ली है, तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने जो बात करी, आपके साथ जो लोग थे उनसे, जो पीड़ित परिवार ने बात की है, क्या है पूरा मामला आपकी नज़र में, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और आगे किस तरीके से इसको टैकल करेंगे? पवन कुमार जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? आपकी माइक जो है वो म्यूट है, एक बार अनम्यूट करेंगे उसको सर तो सुनाई देगा उसमें। अच्छा, एक बार मैं पवन कुमार जी से कहूंगा जी एक बार फिर से वो उनको सेट करें। उसके अलावा लोहित कुमार बिमल जी हमारे साथ एडवोकेट है और इस तरीके के मामले पे पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूरी जानकारी इस मामले की है। लोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पूरा मसला हुआ है ये कोई पहली बार नहीं है। जुलाई में भी 31 जुलाई को भी इस तरीके का मामला हुआ था और उसकी आग जो है अभी बुझी नहीं थी, ये दूसरा मामला फिर से हो गया है। क्या आपको लगता है कि नूह में और ख़ासतौर पर मेवात और नूह में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो रहा है और ये जो घटना है, इस घटना में क्या आपको लगता है कि असल दोषियों को बचाने के लिए बच्चों का नाम, नाबालिगों का नाम आगे किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ये साजिश है? नमस्कार सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है लोहित जी। देखिए जी, जुलाई की घटना बहुत ही निंदनीय थी। काफी जान और माल का नुकसान सहना पड़ा हम हिंदुओं को। आज की घटना ये दर्शाती है कि जो प्रशासन है इसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये प्रशासन का एक फेलियर है, मेजर फेलियर है, क्योंकि प्रशासन के ही हाथ में था इस सिचुएशन को कंट्रोल रखना और जानबूझकर अब बच्चों को आगे करके ताकि जुवेनाइल एक्ट लगा के इस मामले को भी रफा दफा करने की एक साजिश प्रशासन ने अब तय कर ली है। मदरसे के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर बच्चों को मुस्लिम लॉ की, मुस्लिम ज्ञान की सिखाया जाता है और उसके अंदर से ये बच्चों को पत्थर सप्लाई करे जा रहे हैं। ये प्रशासन क्यों नहीं देख रहा? ये प्रशासन मदरसे के अंदर इनको कोई रोकने वाला क्यों नहीं था? कौन उन्हें गाइड कर रहा है? कौन उन्हें ऐसा करने पे आमादा हो रहे हैं वो, और क्या कारण है? ये बहुत बड़ा मेजर फेलियर है प्रशासन का। प्रशासन मिला हुआ है जी। प्रशासन को इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट इस वक्त लागू कर देनी चाहिए ताकि हमारे को वहां प्रोटेक्शन मिले। एक छोटे से त्योहार को मनाने के लिए अगर हम इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अगर हमारे को छोटे से, हमारे को अपने ही मंदिर जाने में इतनी कठिनाई हो रही है, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और जबकि प्रशासन को पता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो और एक ऐसी घटना जुलाई में ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके बाद भी प्रशासन क्यों नहीं एक्टिवेटेड था? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है जी मेरे हिसाब से। बिल्कुल, इसमें मांग क्या होनी चाहिए? अगर आप लीगली आप देखें तो जिनको आरोपी बनाया जा रहा है जुवेनाइल एक्ट के तहत जो उन पे कार्रवाई हुई, क्या मस्जिद से चूंकि ये कार्रवाई हुई है, मस्जिद का नाम आ रहा है, मदरसे का नाम आ रहा है, क्या मस्जिद और मदरसे पे भी कार्रवाई हो सकती है? कानून क्या कहता है? देखिए जी, प्रशासन के ऊपर जिम्मेवारी ये है कि पहले वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। ये इन्वेस्टिगेशन को पहले ही डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि बच्चों को बीच में लाके एक मामूली सी कार्रवाई दिखा के उन बच्चों को रिलीज कर दिया जाए। बट इसके पीछे असल व्यक्ति कौन है, वहां तक पहुंचा नहीं जाएगा। इस मामले को सिर्फ इसलिए दर्शाया जा रहा है बच्चों को लेके ताकि एक बार प्रशासन अपनी कार्रवाई भी दिखा सके और अपने आप को इस घटना से अपने हाथ छुड़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, क्या आवाज मिल रही है आपको?
मुझे मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज भी आ रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जब आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने क्या बताया? एक्चुअल जिनके साथ घटना हुई है उनसे आपकी बात हुई, क्या उन्होंने बताया और आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं राम अवतार जी के परिवार के पास पहुंच गया था आज 12 साढ़े 12 के आसपास जी। और वहां जाकर के मैंने बात की तो मुझे बताया गया कि उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ, तो उसके लिए एक हमारा हिंदू समाज में हुआ पूजन का एक पूजा पद्धति संस्कार है जी। उसके लिए हमारी बहनें 20-25 से ज्यादा संख्या थी, वो जा रही थी। मदरसा और जो है मस्जिद जो है साथ साथ सटे हुए हैं। मदरसे से कुछ युवकों ने, कुछ बच्चों ने, जो मुझे वहां बताया कि पहले तो उन महिलाओं को जाति सूचक गालियां दी गई, फिर उनको मना भी किया। जब वो वापसी में आ रही थी पूजा करने के बाद, गालियां जाति सूचक भी दी गई और उन पे पथराव भी किया गया, जूते चप्पल भी फेंके गए, थूका भी गया। तो ये एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र है। एक बच्चों को आगे करना ये एक तरीका है टू एस्केप द लॉ से बचने का तरीका है। वहां एक आम बात है ये कि बच्चों को आगे कर दो। तो ये इस तरह की अभी हमने 31 जुलाई की घटना को देखा है, किस तरह से जलाभिषेक यात्रा पे अटैक हुआ और किस तरह से हमारे 5 बच्चे भाई शहीद हुए और 18 से 20 जो जवान बहुत सीरियसली घायल हुए और उनमें बहुत से बच्चे अभी तक भी इलाज करा रहे ट्रीटमेंट है। बिल्कुल अंडर ट्रीटमेंट। हाँ, इलाज करा रहे हैं जी। तो ये सब देख करके मदरसे में क्या शिक्षा, ये जिहादी शिक्षा दी जाती है? क्या उस मुफ्ती को पुलिस नहीं पकड़ेगी जिसके मदरसे से ये बच्चे तैयार किए जा रहे हैं? और मुझे बताया गया वो मदरसा जो है एक एनक्रोचमेंट जो है नगर पालिका की जगह पे बनाया गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे मदरसे जहां बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है, पहले तो ऐसे मदरसों को तोड़ा जाना चाहिए। जो इंक्रोचमेंट करके जमीन पे बनाया गया है वो जमीन से वो सरकार को अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए और साथ में ऐसे मदरसों को तो बिल्कुल उन पे चेक करना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए ऐसे मदरसों को। बिल्कुल बुलडोजर चलाना चाहिए ऐसे मदरसों पे। अगर वो अतिक्रमित करके बनाया गया है, अगर सरकार की जमीन पे वो मदरसा बना हुआ है तो बुलडोजर चलाना चाहिए, जैसा कि प्रावधान है उसके तहत। हाजी नाजिम हमारे साथ हैं। हाजी, क्या आपको लगता है कि ये मदरसे मस्जिदों से इस तरीके की चीज़ें होती है? इससे पहले भी मेवात और नूह में इस तरीके की घटनाएं आई थी जहां पर मस्जिदों की भूमिका जो है वो संदिग्ध थी और श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए थे, गोलियां भी बरसाई गई थी। जो अगर 31 जुलाई वाली अगर बात करें, नूह में जो दंगे हुए थे उसमें गोलियां भी बरसाई गई थी, पहाड़ियों पर से बैठ करके लोग गोलियां चला रहे थे। ये जो ताज़ा मामला है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कि आपको लगता है कि मस्जिद की भूमिका संदिग्ध है और मस्जिद से इस तरीके के बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, खास तौर पे जो बच्चे को आगे करके इस तरह की घटना को अंजाम देना? किस तरीके से देखते हैं इसको? हाँ, देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से अभी मस्जिद और मदरसे का नाम आ रहा, मैं आपको बता दूं कि मदरसे के अंदर से हमेशा अच्छी तालीम दी जाती है। मदरसे से मुफ्ती मौलाना ये साहब निकलते। और बात रही जब ये कि जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं पवन जी कि वहां मदरसे से पे एक जिहादी सोच वाले, मैं इनकी बात का खंडन करता हूँ। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं, जबकि भारत के अंदर मदरसे के बच्चों ने ये जो निकले थे उलेमाए दी, उन्होंने मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए थे। और ये नहीं सुन मुकेश जी, देखिए जब बात चलती है ना तो बात चलते में पूरी बात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि देश के मुसलमानों की छवि किस तरीके से पवन कुमार जी खराब कर रहे हैं। बात पूरी कीजिए। हाँ, अब देखिए मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से अभी नूह के अंदर ये मामला हो रहा है,
तो देखिए जांच का विषय है। लेकिन एक तरफ पार्टिकुलर अगर ये कह देना कि मस्जिद और मदरसों से ये ऐसी तालीम दी जाती है कि पत्थरबाजी करी जाए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं ये कहता हूं सर, ये मस्जिद और मदरसों के ही निकले हुए बच्चे होते हैं जो आगे देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन बार बार जो बात ये आती है कि मदरसों में इस तरीके का माहौल बनता, ये बिल्कुल गलत है सर। तो फिर जो वो जो बच्चे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, आज महिलाओं पे जो पत्थरबाजी करी है, वो कहां से, उनके दिमाग में ये चीज कहां से, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे क्या, कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे? नहीं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे क्या? मुकेश जी देखिए, जांच का विषय जांच, अरे जांच का विषय क्या है? लोग बता रहे हैं, पुलिस बता रहे हैं, जो मुफ्ती है, मुफ्ती ने अपनी गलती मानी है, मुफ्ती ने खुद ये स्वीकार किया है। महिलाएं घायल है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, अब आपको सबूत चाहिए उसके? मुकेश जी देखिए, अगर मदरसों को अगर बदनाम करा जाएगा, हाजी नाजिम हर बार नहीं लाख बार आके आपके सामने कहेगा और मदरसों को इस तरीके से बदनाम करना बंद कर दे। और रही बात ये कि जब बार बार ये पत्थरबाजी की बात कर रहे तो सर देखिए, हमारी सरकार है, संविधान है, कानून के तहत जांच का विषय है, लेकिन एक समुदाय को अगर विशेषकर टारगेट करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि मुस्लिम समाज को टारगेट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुस्लिम समाज वो है जिसने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे सर। अब जब बात आती है कि मुस्लिम कब तक समाज एक को ही बात टारगेट को करते रटते रहोगे और कब तक उसकी एक कोई फांसी पे झूल गया, उसकी कीमत कब तक समाज से वसूलते रहोगे? नहीं सर, जहां फिर भी अपनी आबादी बढ़ जाती है वहां पर अपना कानून चलाना चाहते हो। नूह और मेवात में वही हो रहा है, नूह और मेवात में वही चीजें हो रही है। पवन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें कही जाती है कि जहां भी इनकी आबादी बढ़ जाती है, जहां भी ये मेजोरिटी में हो जाते हैं, वहां पर ये अपनी बात, अपना कानून, अपना सब कुछ चलाना चाहते हैं, क्या मेवात और नूह में ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ इस कारण से हो रही क्योंकि इनकी आबादी जो है ये वहां पर बहुसंख्यक है और हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक? जी 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 बिल्कुल, मैं इस बात को, आपकी बात को सहमत हूं जी। ये जहां पर इनकी आबादी ज्यादा होती है, ये अमन चैन को बर्दाश्त नहीं करते। इनका हेलो जी जी जी, यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूं, अभी एक और घटना मेरे संज्ञान में आई है मालव गांव में जी। 10 अक्टूबर को एक घटना हुई है। एक शायद इकबाल उसका नाम मुझे बताया गया, उसके लड़के को किसी हमारे वैश्य समाज की दुकान पर गया, उसको उधारी में सामान देने से मना कर दिया, पैसे नहीं दे रहा था। उसकी दोनों बाप बेटे ने आकर के पिटाई की है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई पैसा मांगने की। और मैंने 2020 में भी पूरे साक्ष्य एकत्रित किए थे, जिसमें करीब करीब 40 व्यक्तियों ने, बहनों ने, माताओं ने, बच्चियों की दादियों ने, बच्चों के हस्बैंड ने, उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट दी थी मुझे कि महिलाएं गायब हैं, मर्डर हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही दोषी बुक किए गए हैं, एफआईआर होने के बाद एफआईआर धूल चाट रही हैं। ये वहां पे प्रशासन को नाम मात्र काम करने की वहां कोई माहौल नहीं है प्रशासन पर। या तो प्रशासन इतना डर जाता है वहां हिंदू समाज को निकालने की। आप देखिए 100 से ज्यादा गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। बिल्कुल 1951 में जनसंख्या बराबर थी, 50% मुस्लिम आबादी, 50% हिंदू आबादी। आज 13% से 14% आबादी हिंदू की बची है। तो क्या ये सोची समझी चाल नहीं है ताकि वहां पे लव जिहाद की कार्रवाई का अंजाम दिया जा सके? और लव जिहाद के उसमें बहुत सारे किस्से आए मेरे सामने। उन 40 से 50 साक्ष्य जो मैंने रिकॉर्ड किए थे उसमें मेरे सामने आया, लड़कियां गायब हैं, मर्डर हो गए हैं, 12-12, 13 साल की बच्चियों के रेप हुए हैं। ये बात कर रहे हैं कि वहां अमन चैन की बात है। अमन चैन वहां होता तो फिर ये सब ना करना पड़ता। हिंदू समाज को वहां जलाभिषेक यात्रा करते हैं, हमारी यात्राओं पे अटैक होता है पूर्व नियोजित तरीके से। यात्राओं पे भी अपने जलाभिषेक यात्राओं को भी रोक लगाओगे ताकि इनकी मनमानी बढ़े, हिंदू विहीन जो है वो इनका मेवात हो जाए और ये फिर अपने तरीके से अपना गैर कानूनी काम करें। लव जिहाद भी हो, गो तस्करी भी हो, गो हत्या भी हो, और जितने भी गैर कानूनी तरीके जो है वो सब करेंगे। क्यों इन्होंने जो है क्या नाम साइबर थाने को जलाया सबसे पहले? बिल्कुल क्योंकि इनके बहुत सारे जो बच्चे गलत सिम यूज करके गलत क्राइम को अंजाम दे देते, मोबाइल के जरिए उनको यूज करके उनकी सिम ब्लॉक की गई। तो सबसे पहले इन्होंने उसको साइबर थाने को जलाया।
ये तो सरकार सब मौजूद है बात, कर दिया। रिकॉर्ड पे है ये बात। इल्जाम लगाया कि वहां महिलाएं गायब हो जाती है, वहां बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? और ये काम तो हमारे हाजी नाजिम, रिटर्न स्टेटमेंट ये ऑन रिकॉर्ड है भाई, आप बीच में मत बोलिए। रिटर्न एविडेंस है, रिटर्न स्टेटमेंट आपके विद पास FIR रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग इन एयर। तो आप सुदर्शन न्यूज को तो बता रहे हैं कि आपके पास एविडेंस है, लेकिन प्रशासन को जो पुलिस को आप काम करने देते हो, पुलिस को आप काम करने देते हो। इस ये जो अभी ये जो घटना 31 जुलाई का जो अंजाम हुआ है, जो वहां पे क्राइम हुआ है, वहां अल्लाह का शुक्र है वकीलों को बोलने नहीं दिया जाता। जो हिंदू वकील अगर जाते हैं पैरवाई करने, उनको बोलने नहीं दिया जाता। नहीं पवन जी, आपने क्या एक आदमी के 200 वकील खड़े होते हैं, 200 वकील। टारगेट करा जाता है। मामन खान की बेल में 200 वकील, उन्होंने कहा कि हिंदू वकीलों को बोलने नहीं दिया जाता। अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है। तो सर ये बताइए, देश के अंदर खतरे में कौन रहता है? देश में खतरे में कौन रहता है ये बताइए पवन जी, जब आप ये वहां नोह वाली बात करते हैं। आप खतरे में होते तो फिर जो है, आप लोगों के हौसले बुलंद हैं, आप लोग कायदे कानून को नहीं मानते। उपाय क्या है पवन कुमार जी और लोहित जी? आपकी बहुतायत जनसंख्या जो है वो जिहादी मानसिकता रखती है। हाजी नाजिम खान, हाजी नाजिम पॉपुलेशन जिहादी सोच लेके चलती है। हाजी नाजिम, यही तो समस्या है देश की। हाजी नाजिम, समस्या यही है। भारत को आप इस तरह से नहीं, हमारे देश में आप इस तरह से नहीं कर सकते। ये देश जो है प्रजातंत्र है, यहाँ आपकी जो है, यहाँ आपके जिहादी कार्रवाई नहीं चलेगी। बिल्कुल, बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में मुस्लिम परिवार सुरक्षित रहता है। हमारे मोहल्ले में भी है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में एक परिवार अगर मुसलमान का है तो वो सुरक्षित है, लेकिन बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच में एक हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, और उसी का उदाहरण जो है मेवात और नूह में देखा जा रहा है। के लिए बिल्कुल। मैं एक सवाल, लोहित, बाकी नॉन मुस्लिम जो है, बाकी हिंदू लोग या दूसरे अदर लोग इनके लिए भाई नहीं है। बिल्कुल, वो इनका चारा है। बिल्कुल, इनका भाईचारा सिर्फ मुस्लिम के लिए है, तभी तो नियत मुसलमान बाकी के लिए बाकी इनके लिए चारा है। लगा के ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक धार्मिक नारा लगा के मुस्लिम की मोबिलिटिंग कर दी जाती है, मार दिया जाता है, और आप ये कह रहे हैं कि बार बार एक ही बैंड मत बजाया करो। हाजी नाजिम, प्लीज एक ही बैंड मत बजाया करो। लोहित जी की मैं वापस एक बार मैं लोहित जी के पास एक बार मैं तीनों पैनलिस्ट से कहूंगा कि आखिर इसका उपाय क्या है। पवन कुमार जी, लोहित कुमार जी, समस्या सबको पता है कि बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच में अल्पसंख्यक हिंदुओं का रहना जो है वो मुश्किल हो रहा है और मेवात हिंदू विहीन होता जा रहा है। हमने पूरी सीरीज चलाई थी, क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? क्या प्रशासन, कानून कोई कुछ नहीं कहेगा? क्या हिंदू विहीन पूरी तरीके से कर दिया जाए? और ये जो अटैक हुआ है आज दलित महिलाओं के परिवार पे, जो अटैक हुआ है, ये अटैक भी क्या आपको लगता है कि ये केवल लोकल रीजन से, या डराने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि खाली करो, यहाँ हमारी चलेगी, इसके लिए दिया गया है? लोहित जी। सर देखिए, इसके अंदर सॉल्यूशन तो सिर्फ सरकार ही दे सकती है, और प्रशासन जब तक अलर्ट पे नहीं रहेगा। पहली बात तो मैं एक बात, उससे पहले, इस बात से आने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज क्या ये मना कर सकते हैं कि अटैक मदरसे से नहीं हुआ? जो पथराव किए गए वो मदरसे से ही करे गए, क्या आप इस बात को मना कर सकते हैं? और प्रशासन मदरसे के मौलवी और मौलाना उन तक पहुंचने के बजाय बच्चों को इन्वॉल्व करके सब कुछ रफा दफा कर रहा है, क्या आप इस बात से डिनाई कर सकते हैं? कौन उसके पीछे गाइडिंग फोर्स है, इस बात का भी आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वहां पर हिंदू खतरे में है, ये क्लियर हो रहा है, और ये एक एपिसोड से नहीं, कई एपिसोड से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल। रही बात दूसरी, प्रशासन पे, जब तक प्रशासन हमारे हिंदुओं को, क्योंकि जो वहां पर माइनॉरिटी में है, उनको प्रोटेक्शन नहीं देगा, ये सिलसिला कभी खत्म होने वाला है नहीं। ये वहां पर लोग मेजॉरिटी में होने की वजह से प्रशासन पे भी एक अलग तरह का दबाव बना के रखते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन हमारे लिए उतना एक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा स्पेशल फोर्सेस लॉ के अंदर उनको एक सहूलियत देनी चाहिए उन फोर्सेस को, ताकि हिंदू को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और कवरेज दे पाए। मेरे हिसाब से सिर्फ वही सॉल्यूशन आज की डेट में बाकी रह गया है। अदरवाइज हमारी वहां पर कम्युनिटी
हमेशा ही हमेशा सफर करती रहेगी, आज नहीं और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है ऐसे और एपिसोड्स होने की खतरा है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही लग रहा। पवन कुमार जी, सॉल्यूशन आपके हिसाब से क्या होना, जो लोहित जी कह रहे हैं आप उसी पे जाएंगे या कोई डिफरेंट सॉल्यूशन भी आपके पास है? नहीं, सॉल्यूशन तो देखिए, जो भी क्राइम हुए हैं पहले भी हुए हैं, एक तो उनकी जांच पूरी होनी चाहिए, वो केसेस रीओपन होने चाहिए जिनको हमने 2020 में बताया था कि बच्चियां गायब हैं, मर्डर हुए हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं या एफआईआर हुई है तो वो धूल चाट रही है, वो रीओपन होने चाहिए। फिर यहाँ पे बकायदा या तो सीआरपीएफ या रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन तैनात होनी चाहिए, बिल्कुल तुरंत कार्रवाई हो। लोकल पुलिस इन लोगों को नहीं संभाल सकती, या 2-4 पुलिस वाले तो इनके गांव में, 10 पुलिस वाले तो गांव में जाकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, ये तो थाने पे भी अटैक करने से नहीं चूकते, थाने को भी जला देते हैं। नहीं 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 नहीं, इनका तो ये तो जो है, इनका तो यही तरीका है। बिल्कुल, जब तक पुलिस इनकी बात करते रहे, जब तक पुलिस जब तक पुलिस इनकी बातें करते रहे, जब तक इनके समर्थन में खड़ा रहे, तब तक पुलिस भी वहां सुरक्षित है। अगर पुलिस सही करने लगे तो शायद उनकी सुरक्षा भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। हाजी नाजिम, क्या आपको लगता है कि जो दो बात मैं सुनिए, एक मिनट, मैं उस बात का साक्षी हूं जी, जब जलाभिषेक यात्रा पर अटैक हुआ तो पुलिस वाले हमारे बजरंगी बच्चों को बोल रहे थे कि भैया तुम अपनी जान भी बचाओ और हमें भी बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये खबरें थी सर, हमें भी बचाओ, हम कुछ नहीं कर सकते यहां। बिल्कुल, ये पोजीशन है वहां पे। बिल्कुल हाजी तो नाजिम, वहां पे तो रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ लगनी चाहिए। बिल्कुल समय की कमी है। हाजी, दो चीजें हैं, क्या आप मस्जिद के इन्वॉल्वमेंट को मानते हैं कि मस्जिद का इन्वॉल्वमेंट था इस घटना में? पार्टिकुलर इस घटना की बात मैं कर रहा हूं, वहां मस्जिद का इन्वॉल्वमेंट था, और क्या बच्चों को आगे करके सारी केस को रफा दफा करने की कोशिश, और ये पूर्व नियोजित साजिश थी, तभी बच्चों को आगे किया जा रहा है, मस्जिद से हमले किए जा रहे हैं, मदरसे के बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ मुकेश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने पहले ही कहा था कि एक जांच का विषय है, वहां जांच होनी चाहिए, लेकिन बार बार जिस तरीके से पवन कुमार जी प्रशासन को बार बार फेलियर बता रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि वहां से महिलाएं गायब हुई हैं, तो इस तरह की बात, यानी कि सारे एविडेंस इनके पास है, तो ये केंद्र सरकार को क्यों नहीं दे रही है सर? और फिर बात ये करते हैं कि जी वहां मैं दे चुका हूं। नहीं सुनिए पवन, अगर आपने केंद्र सरकार को दे दिया है जो आप बता रहे कि एविडेंस, तो फिर केंद्र सरकार ने अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया? सर इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। वाह, गजब गजब हाजी नाजिम, अब केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब थोड़ी है झूठ भाई, केंद्र सरकार नहीं काम कर रही है उसी क्योंकि आपके दबाव में है, और हम सरकार से यही अपील करते हैं कि दबाव में ना आए और जो एविडेंस दिए गए हैं उसके आधार पर काम करे, जो एफआईआर दर्ज किया गया है उस पर एक्शन ले। हमारे पास समय की कमी है, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ गया और पब्लिक भी समझ गई, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा यहीं पे। हाजी नाजिम जी हमसे जुड़ने के लिए, और पवन कुमार जी आपका और लोहित कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन नूह और मेवात में हिंदुओं की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। वहां पर आज ये केवल ये घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी घटना हो चुकी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लगातार वहां के जो गांव है, वहां के जो शहर है वो हिंदू विहीन होते जा रहे हैं, और जो अत्याचार किया जा रहा है इसको अगर बचाना है, अगर अल्पसंख्यक होते नूह के हिंदुओं को बचाना है तो वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलिस है वो पुलिस के बूते की बात नहीं है, क्योंकि पुलिस खुद वहां के स्थानीय मुस्लिम जनता के दबाव में है, और वो अपनी सुरक्षा करे या जनता की सुरक्षा करे ये खुद उसको तय करना है। इसलिए सरकार को आगे आना चाहिए, और यहां पर जो कहा जा रहा है कि रैपिड एक्शन फोर्स या सेना के हवाले नूह को कर देना चाहिए, वही इसका एकमात्र उपाय है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।